हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ पेडागोगी के टॉप 30 प्रश्न, जो कि सी टेट, यूपी टेट, रीट, एमपी टेट, केवीएस, सुपर टेट और DSSB के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स पर आधारित हैं। जो टॉपिक प्रीवियस ईयर में ज़्यादातर पूछे गए हैं उन्हीं टॉपिक्स से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। तो ये क्वेश्चंस आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जान लेते हैं पिछले वीडियो का जो अभ्यास प्रश्न था उसका सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा करना, क्योंकि त्रुटियां जो हैं वह प्रेरणाहीन होती हैं। ऐसा है? नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं डैश होंगी। सरल होंगी, मजबूत होंगी, हतोत्साहित होंगी या कम होंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं मजबूत होंगी, क्योंकि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें खेल पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा फास्ट ही रहेगा जिससे आपका समय बचेगा और इससे आपका अभ्यास भी होगा कि क्वेश्चन को कम समय में कैसे सॉल्व करें। अगला है, गणितीय अधिगम सामग्री सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में शिक्षकों की मदद करती है। इनमें से सही विकल्प कौन सा है? गणितीय अधिगम सामग्री जो है वह सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती तो है, लेकिन यह पूर्णतः सही नहीं है। स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, यह सही है, क्योंकि विद्यार्थी ही सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वे जहां स्वयं सक्रिय होकर काम कर रहे हैं वे तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, कम सही है ये। कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है, यह सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिसमें बी और डी कथन सही है। अगला देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण होता है। गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान विषय है। गलत, ये तो पहले ही गलत है। कोई विषय पुरुष प्रधान नहीं हो सकता। ये कथन सरासर गलत है, सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है। समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियां उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। यही इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। लड़कों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला देखिए, एक छात्र के पास भिन्न की अवधारणा है। वह परिमेय संख्या की अवधारणा को भिन्न से जोड़कर आसानी से समझ सकता है। पियाजे के अनुसार कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया इसके लिए उत्तरदायी है? मचान यानी स्कैफोल्डिंग। गलत, क्योंकि यह तो वाइगोत्स्की का वर्ड है। आत्मसात करना यानी एसिमिलेशन, यही सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अपघटन गलत है। डिसेंट्रेशन गलत है। अगला देखिए,
गणितीय चिंतन आधारित है प्रक्रियात्मक प्रवाह पर, अंतर्बोध यानी अंतर्ज्ञान एवं अवलोकन पर, तर्क एवं अवलोकन पर, तर्क एवं विवेचन पर। पहली बात तो गणितीय चिंतन जो होता है वह पूर्ण रूप से अवलोकन पर आधारित नहीं होता, तो यहाँ जहाँ पर अवलोकन है समझिए वह गलत है। यह तर्क और विवेचन पर आधारित होता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है। उसका उद्देश्य है बच्चों को व्यस्त रखना, गलत। विचारों का निर्माण करना, देखते हैं। बच्चों का मनोरंजन करना, गलत। अनुशासन बनाए रखना, गलत। उसका उद्देश्य है विचारों का निर्माण करना, जिसके माध्यम से बच्चों में जो है गणित संबंधित विचार आएंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। कक्षा का सर्वोत्तम छात्र पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ा रहा है और बाकी विद्यार्थी उसके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। यह तो पहले ही गलत हो गया। बच्चे एक साथ पहाड़ों का कविता पाठ कर रहे हैं, गलत। बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे कि संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियां दी गई हैं और वे इसका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। तो यही इसका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे स्वयं से कार्य कर रहे हैं। शिक्षिका ने श्यामपट्ट पर अधूरे पहाड़े लिखे हैं और बच्चे उन पहाड़ों को श्यामपट्ट पर लिखकर पूरा कर रहे हैं, यह भी गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन को पहचानिए। गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता। गणितीय ज्ञान की संरचना में परिकल्पना की एक भूमिका है। गणित में कल्पित तर्क प्रमुख होते हैं। गणितीय संचारण में भाषा का प्रयोग का परिशुद्ध होना आवश्यक है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। गणित में कल्पित तर्क प्रमुख होते हैं, यह कथन अशुद्ध है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्नों का बहुत से परिप्रेक्ष्यों में अवलोकन करें। अनुमान और सत्यापन अधिगम को कड़ाई से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। हतोत्साहित वर्ड तो वैसे ही गलत होता है। प्रारंभ में ही दिए गए प्रश्नों के समूह को हल करने के लिए आवश्यक सूत्रों की सूची उपलब्ध करा देनी चाहिए, गलत। अध्यापिका को शुरू में ही समस्या के हल प्राप्त करने के चरणों की व्याख्या कर देनी चाहिए, गलत। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, कक्षा 2 का एक विद्यार्थी 162 को 162 पढ़ता है किंतु 1062 लिखता है। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है। बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप से भ्रमित है। शिक्षक को चाहिए कि वह स्थानीय मान के विषय में तभी बताएं जब बच्चा संख्याओं को भली प्रकार लिखना सीख जाए। बच्चा कक्षा में ध्यान से नहीं सुनता है। बच्चे को स्थानीय मान की अच्छी तरह से समझ नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। शिक्षक को चाहिए कि वह स्थानीय मान के विषय में तभी बताए जब बच्चा संख्याओं को भली प्रकार से लिखना सीख जाए। अगला देखिए, गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। बच्चों को गणित विषय के प्रति जागरूक बनाना, बच्चों को गणितीय चिन्हों का सही प्रयोग करने के लिए समझाना, बच्चों में समस्या का विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना। तो इसका सभी सही हैं, जो तीनों कथन हैं सही हैं, ध्यान रखिएगा। उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला है, गणित विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए प्रभावी तरीका होगा कमजोर छात्रों हेतु अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना, कक्षा समय सारणी में गणित विषय को अधिक कालांश देना, विद्यालय में गणित की पुस्तकें खरीद कर लाना, खेल विधि द्वारा शिक्षण करवाना। गणित विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए प्रभावी तरीका होगा खेल विधि द्वारा शिक्षण करवाना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला देखिए,
गणित विषय का मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसका आशय है बच्चों में यह पता लगाना कि गणित में उनकी रुचि का समावेश है या नहीं। मूल्यांकन से अध्यापकों द्वारा बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाना, बच्चों की कमजोरी का पता लगाना या इनमें से कोई नहीं। गणित विषय का मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसका आशय है बच्चों की कमजोरी का पता लगाना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग सदैव अपरिमेय होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक पूर्णांक संख्या हो सकता है। यह क्वेश्चन जो है यह तथ्यात्मक है। फ्रेंड्स, एक आध दो क्वेश्चन हर वर्ष ऐसे आते हैं जो तथ्यात्मक होंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है कि सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन गुड्स का है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यह एक परिभाषा है, यह आपको याद करनी पड़ेगी। अगला देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बच्चों पर पढ़ने वाले दबाव को कम करना, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने के अवसर देना, छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का प्रयोग करना, निदान व उपचार के साधन की व्यवस्था करना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य ये वाला नहीं है, निदान व उपचार के साधन की व्यवस्था करना। इसका मूल्यांकन से कोई मतलब नहीं है। ये विधि तो अपनाई जाती है, निदानात्मक व उपचारात्मक विधि। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है? विद्यार्थियों में सामान्यीकरण क्षमता का विकास करना, विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्कण को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों में कथन की सत्यता और असत्यता को प्रमाणित करने की योग्यता का विकास करना, विद्यार्थियों को संख्याओं। फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है विद्यार्थियों को संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना। अगला देखिए, माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है? महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल विभाजन का प्रतिलोम है। संकल्पना का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप में प्रदर्शन करना चाहिए। महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल संख्याओं का बार बार योग है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। जो सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति होगी वह है प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप में प्रदर्शन करना। अगला देखिए, एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए शर्त है कि यह 3 रेखाखंडों का सम्मिलन हो। ना तो आवश्यक है ना ही पर्याप्त शर्त है, गलत। आवश्यक है परंतु पर्याप्त शर्त नहीं है, गलत। पर्याप्त है परंतु आवश्यक शर्त नहीं है, गलत। आवश्यक और पर्याप्त दोनों शर्त है, क्योंकि बिना 3 रेखाखंड के सम्मिलन के त्रिभुज की आकृति नहीं बन सकती। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता? जियोबोर्ड, जियोजेब्रा, टेलर का गिनतारा या टाइल। यहाँ पर जिस साधन का प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम में नहीं किया जा सकता वह है जियोजेब्रा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं। गणित की पुस्तकों में दी गई सभी प्रमेयों की उत्पत्ति से ही गणित बनता है। एक व्यक्ति जो अंक गणितीय परिकलन में अच्छा है वह गणित में भी अच्छा होगा और विलोमता यह सत्य होगा। गणितीय ज्ञान के उत्पादन में अंतर्ज्ञान की कोई भूमिका नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए।
जो कथन सही है वह है गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं। अगला देखिए, समावेशी कक्षा में पठन अक्षमता वाले विविध बाधित क्षमता के छात्रों के गणित अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। पठन अक्षमता केवल भाषा सीखने को प्रभावित करती है, न कि गणितीय अधिगम को। पठन अक्षमता का प्रभाव व्यक्ति के संख्याओं के शाब्दिक और स्थानिक दृष्टिकोण में समन्वय करने पर होता है। गणित के चित्रांकित नमूने पठन अक्षमता वाले बच्चों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को दूर करने में सहायक होते हैं। पठन अक्षमता वाले बच्चों को अपने विचारों को क्रमबद्ध और संगठित रूप में लिखने में कठिनाई होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। समावेशी कक्षा में पठन अक्षमता वाले विविध बाधित क्षमता के छात्रों के गणित अधिगम के विषय में जो कथन सत्य नहीं है वह है पठन अक्षमता केवल भाषा सीखने को प्रभावित करती है, न कि गणितीय अधिगम को। अगला देखिए, विद्यार्थी में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना वांछनीय है। गणितीय शब्द संग्रह का विकास मूल्यांकन का आधार नहीं होना चाहिए। समानता के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान कार्य दिए जाने चाहिए। विद्यार्थियों के अशुद्ध उत्तरों की उपेक्षा करनी चाहिए। विद्यार्थियों की अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। यही इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द हैं, गलत। विलोम शब्द हैं जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, गलत। सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण है, गलत। महत्वपूर्ण पूर्व संख्या यानी प्री नंबर अवधारणाएं हैं जो कि गणित सीखने के पहले सिखाई जाती हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है। गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार, गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होने की व्यापकता, गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापक कला, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। यही है जो गणित विषय के प्रति भय को बढ़ावा देता है। गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति गणित विषय के प्रति भय को बढ़ावा देता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, कक्षा 5 के एक विद्यार्थी को जब 402 लिखने के लिए कहा जाता है तो वह 4002 लिखता है। उसी प्रकार 608 को 6008 लिखता है। इस भ्रांति का सर्वाधिक उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है। बच्चा साधारणतया लापरवाह है। साधारणतया बच्चा वही लिखता है जैसा वह सुनता है। बच्चे को स्थानीय मान प्रणाली की पूर्ण समझ नहीं है। यही इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी, बच्चे में बुद्धि एवं गणितीय ज्ञान की कमी है, गलत। अगला देखिए, कक्षा 4 का एक विद्यार्थी 2 अंकों की संख्याओं को गुणा करने में सक्षम नहीं है। शिक्षक कौन सा तरीका युक्ति बच्चों को 2 अंकों की संख्याओं की गुणा सिखाने के लिए सर्वोत्तम होगा। उसे विद्यार्थी को पहले गुणन सारणी यानी पहाड़े याद करवाने चाहिए। 2 संख्याओं का गुणा करने के लिए उसे विद्यार्थी को कैलकुलेटर का उपयोग करने के लिए कहना चाहिए। ये तो एकदम गलत हो गया। वह पहले 1 अंकीय संख्या की गुणा करने में विद्यार्थी की मदद करे, तत्पश्चात 2 अंकीय संख्याओं की गुणा सीखने की ह्यूरिस्टिक विधि का प्रयोग करे। तो इसका सही आंसर है यही सी वाला। वह गुणा करने की कलन विधि की श्यामपट्ट पर पुनरावृत्ति करे तथा विद्यार्थी को सिखाई गई कलन विधि के अनुसार समरूप समस्याओं को हल करने के लिए कहे। यह गलत है। यहाँ पर ह्यूरिस्टिक विधि का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, एक संरचनावादी कक्षा में गणित का एक शिक्षक शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में सुधार कर सकता है। कक्षाई प्रक्रियाओं पर मनन करके, अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देकर, केवल योगात्मक आकलन पर ध्यान केंद्रित करके, होनहार विद्यार्थियों की पहचान कर और उन्हें प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए तैयार करके। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कक्षाई प्रक्रियाओं पर मनन करके एक संरचनावादी कक्षा में गणित का एक शिक्षक शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में सुधार कर सकता है। अगला देखिए,
शिक्षक एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र देता है और बच्चों को भिन्न भिन्न आयताकार कटआउट का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है निगमनात्मक विधि का, क्योंकि पहले उसने क्या दिया, सूत्र दिया, फिर उसके बाद आयताकार कटआउट का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा। ध्यान रखिएगा, निगमनात्मक विधि में क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर, तो यही विधि यहाँ पर शिक्षक उपयोग कर रहा है। अगला देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित में शिक्षण अधिगम विधियां केंद्रित होनी चाहिए। गणित में विभिन्न प्रतिमानों की खोज पर सही, शिक्षार्थियों के अनुमान एवं सन्निकटन के कौशल के विकास पर सही, अधिगम की अनौपचारिक विधियों जैसे खेल, पहेली हल करने इत्यादि पर सही, परिशुद्ध समस्या समाधान पर सही विकल्प का चयन कीजिए। परिशुद्ध समस्या समाधान पर यह गलत है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कथन जो है वह ए बी सी सही है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है अभ्यास प्रश्न। संख्याई कौशल के विकास का अर्थ नहीं होता है, इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसका जो सही आंसर होगा वह मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। आपको वीडियो कैसे लगा और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए इसके बारे में भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।